अरे दादी नहीं, मैं घर जाऊंगा, थोड़ा आराम करूंगा तो मेरी तबीयत बेहतर हो जाएगी। नहीं, तुम वहाँ नहीं जाओगे, बल्कि तुम मेरे साथ चलो, मैं खुद तुम्हारा ख्याल रखूंगी। दादी फैसला करते हुए बोली तो उसने माजरत करना चाहिए थी। जी अम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, दामियार हमारे साथ ही चलेगा। अब तुम अपने घर सुबह ही जाना बेटा। बाबा भी उसे फोर्स करने लगे तो अब की दफ़ा वो इनकार नहीं कर सका। जब केज़ा ये सोचकर खुश हो रही थी कि वो अपने भतीजे के साथ और वक्त गुजार सकेगी, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। इबादत अभी 3 दिन तक अस्पताल में रहेगी और यहाँ इसके साथ सिर्फ एक बंदे को रहने की इजाज़त है, जो कि मैं हूँ। ज़रान ने मुस्कुराते हुए कहा तो ईज़ा ने होंठ बाहर को लटकाए। मेरा बच्चा, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। वो उसे अपने सीने से लगाते हुए प्यार से उसका माथा चूमते हुए बोला था। हाँ, तो आराम की ज़रूरत तो आपको भी है ना। और वैसे भी यहाँ सिर्फ एक इंसान को रुकने की इजाज़त है, तो फिर उसका बॉडीगार्ड उसकी तरफ रुकेगा ना। उसने बेबी की तरफ इशारा किया था। लेकिन मेरा बच्चा, अभी इस बॉडीगार्ड को खुद एक गार्ड की ज़रूरत है, और वैसे तो मेरी सारी थकन उतर चुकी हुई है। वो इबादत के चेहरे को मोहब्बत पाश नज़रों से देखते हुए बोला, वैसे मैं आपको बताना भूल गई, मैं बारिक भैया और ज़बर भाई से नाराज़ हूँ। आपको पता है वहाँ अम्मारा की लाडियाँ कर रहे थे, जैसे उनकी सगी बहन मैं नहीं वो हूँ। मैं जेलस हूँ, शायद मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। वो शिकायत करने वाले अंदाज में बोली तो जरान के साथ बैठा शहीर भी मुस्कुराया। तो फिर साबित हो गया कि मैं ही तुम्हारा बेस्ट ब्रदर हूँ। आज के बाद इन्हें मुँह लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो एक दफ़ा फिर उसके चेहरे को देखते हुए बोला था, जबकि उनकी सरगोशियों की बेशक आवाज़ नहीं आ रही थी, जबकि बारिक और ज़बर जानते थे कि थोड़े फासले पर हो क्या रहा है। असल में भाई, आज के बाद ये बात आपने भूलनी नहीं है कि हम चारों की सिर्फ एक बहन है, और अमारा सिर्फ और सिर्फ दामियार की बहन है। वो बोला तो बारिक उसकी बात को समझते हुए हाँ में सर हिला गया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बहन को अब मनाएंगे कैसे, क्योंकि आसानी से मानने वाली वो चीज़ थी भी नहीं। दामियार उन लोगों के साथ घर आ गया था, जबकि ईज़ा अभी तक अस्पताल में थी। वो शाम को बारिक के साथ आने वाली थी। दामियार ने किसी तरह का कोई एतराज़ नहीं किया था और ना ही उससे कुछ कहा भी था। वो उसे इग्नोर कर रहा था, इतना तो वो समझ पा रही थी, लेकिन वो किस बात को लेकर उससे नाराज़ था ये उसे अभी तक समझ नहीं आ रही थी। वो कन्फ्यूज़ थी अभी भी इस बात को लेकर। अभी तक अस्पताल में ही वो शाम को बारिक के साथ आने वाली थी। दामियार ने किसी तरह का उसका इरादा था दामियार से बात करने का, लेकिन वो पहले ही बहुत तकलीफ़ में था। वो न जाने कितना दर्द बर्दाश्त कर रहा था, इसलिए उसने दामियार को जगाया नहीं था। वो उसके कमरे में ही तो था, वो भी उसके पास आकर सो गई। उसका इरादा सुबह उठकर उससे बात करने का था। वो दामियार की नाराज़गी ख़त्म करना चाहती थी, इसलिए सुबह सुबह उठकर उससे बात करने का इरादा रखती थी। थकावट की वजह से जल्दी उसे रात को नींद आ गई, और इसी थकावट की वजह से सुबह उसकी आंख भी जल्दी नहीं खुल सकी। जब तक दामियार अम्मारा को लेकर कहीं जा चुका था, पूछने पर पता चला कि वो अम्मारा को अस्पताल लेकर गया है किसी स्पेशलिस्ट से मिलवाने के लिए। दादी का कहना था कि वो शाम को आएगा, लेकिन न जाने उसे क्यों लग रहा था कि वो शाम को नहीं आएगा। यहाँ आने की बजाय वो सीधा अपने घर जाएगा, और इस नाराज़गी को वो मज़ीद लंबा करना चाहती नहीं थी, इसलिए उसने अस्पताल से सीधा घर जाने का इरादा बना लिया था अपना भी। सुबह होते ही वो उसे अस्पताल लेकर आया था, जहां आज उसे एक नए स्पेशलिस्ट से मिलना था। डॉक्टर तलहा इस बीमारी का स्पेशलिस्ट था, और अमारा का इलाज अब से वही करने वाला था। सबने कहा था कि वो एक बहुत अच्छा और काबिल डॉक्टर है, जिसकी वजह से दामियार को भी उससे काफ़ी उम्मीदें पैदा हो गई थी। वो एक भाई होने के नाते अब बहुत कुछ सोच रहा था। उसे अपनी बहन की ज़िंदगी के बारे में ही नहीं, बल्कि बेहतर मुस्तकबिल के बारे में भी बहुत कुछ सोचना था। कल को उसकी शादी भी करनी थी। वो ज़िंदगी की तरफ लौट आए तो वो उसके लिए मज़ीद किसी भी बात पर सोचना चाहता था। हाँ, वो आगे के बारे में सोचना चाहता था, उसकी बेहतरी के बारे में सोचना चाहता था। वो उस पर एक ज़िम्मेदारी थी जो उसने निभानी थी। वो बेचैनी से डॉक्टर तलहा के आने का इंतज़ार कर रहा था, जो उसकी आखिरी उम्मीद थी। वो आराम सुकून से बाहर बैठी बच्चों के साथ खेल रही थी। उसे इस अस्पताल की सबसे अच्छी बात तो ये लगी थी कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे थे जो उसे काफ़ी मसरूफ़ रखते थे, और उससे उनके साथ रहना पसंद भी था। अभी वो उनके साथ बातें कर ही रही थी जब उसके करीब से एक आदमी गुजरा। उसने बस उसे एक नज़र देखते हुए निगाहें झुका ली थी जब वो उसके पास आ गया था और रुक गया था। वो उस पर ध्यान देने का कोई इरादा नहीं रखती थी, लेकिन वो मुसलसल उसे देख रहा था, जिसकी वजह से अम्मारा को निगाहें उठाकर उसकी तरफ देखना पड़ा। देख लिया, कर ली तसल्ली, उस आदमी ने पूछा तो वो हैरत से उसे देखने लगी। वो क्या कह रहा था वो उसकी बात को समझ नहीं पाई थी।
क्या मतलब आपकी इस बात का? मैं समझी नहीं। वो उठकर खड़े होते उससे बोली थी। वो किस सिलसिले में बात कर रहा था वो उलझ गई थी। अरे यार, पूछ रहा हूँ कि पहली नज़र की मोहब्बत पर यकीन है? तसल्ली से देख लिया मुझे या दोबारा से तुम्हारी आंखों के सामने हूँ? वो आंखों में शरारत थी उसकी आंखों में झांकते बोला तो अम्मारा का मुंह खुला का खुला रह गया। वो उसका खुला मुंह देखकर आंख दबाते हुए अंदर जाने लगा था जब दामियार और उस डॉक्टर बाहर आए थे। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर तला, कैसे हैं आप? ये हैं दामियार शाह और ये हैं आपकी पेशेंट अम्मारा। डॉक्टर ने उससे खुश दिली से मिलते हुए अम्मारा की तरफ इशारा किया, जबकि अब वो पुरशोक निगाहों से अम्मारा की तरफ देख रहा था। वालेकुम अस्सलाम। मैं पहचान चुका हूँ, आपने फ़ाइल भेजी थी, मैंने देखी हैं इनकी रिपोर्ट्स। दामियार साहब फ़िक्र मत करें, मैं आपकी पेशेंट को बिल्कुल ठीक कर दूंगा। वो मुस्कुराते हुए बोला जबकि अम्मारा ने उसे घूरा। ये था उसका डॉक्टर, वो तो खुद एक बच्चा सा लगता था। जबकि दामियार ने भी नोट किया था कि वो कोई डॉक्टर नहीं लग रहा था, बल्कि 20-21 साल का नौजवान लग रहा था जो कोई स्टूडेंट हो शायद। लगता है आप भी मेरी बॉडी को देखकर धोखा खा गए हैं दामियार साहब। आपकी बहन की तरह मैं भी इसी बीमारी का शिकार रहा हूँ। आपको पता है कि डॉक्टर्स कहते थे कि मेरी बीमारी का कोई इलाज ही नहीं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बीमारी और उसका इलाज इस दुनिया में मुमकिन ना हो। इसलिए मैंने खुद इस चीज़ पर स्टडी की, बेहतर से बेहतर अपना इलाज करवाना शुरू किया और अपने इस इलाज में कामयाब होने के बाद मैंने इसी चीज़ में स्पेशलिटी हासिल की, ताकि दुनिया को बता सकूं कि कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है सिवाय मौत के। फ़िक्र ना करें, मैं आपकी बहन के लिए एक बेहतर डॉक्टर, बल्कि बेहतरीन डॉक्टर साबित होने वाला हूँ। हम आज से ही आपका इलाज शुरू करेंगे अम्मारा। उसने मुस्कुराते हुए अम्मारा की तरफ देखा था जो उसे डॉक्टर कम फ्लर्ट पर्सन ज़्यादा समझ रही थी। मुझे यकीन है आप मेरी बहन का इलाज करने में ज़रूर कामयाब होंगे। बाकी आप अपनी फ़ीस मैं अब इलाज के बाद लूँगा। वो मुस्कुराकर उसकी बात काट गया तो दामियार ने भी सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। उसने इज़ा को घर चलने के लिए नहीं कहा था, लेकिन जब वो शाम को घर आया तो इज़ा घर पर ही मौजूद थी। वो बिना कोई बात किए ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। जब वो उसके पीछे पीछे ऊपर आ गई, दामियार शाह, ये सब कुछ कब तक चलेगा? कब तक आप मुझसे यूं ही नाराज़ रहेंगे? मैं कल से देख रही हूँ आप ना तो मुझसे बात कर रहे हैं और ना ही तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी नहीं पड़ रही। और वैसे भी अगर तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं तो तुम्हें मेरे सामने भी नज़र नहीं आना चाहिए। उसने बस एक नज़र उसके बाजू को देखा और काफ़ी सख्ती से बोला, ऐसा नहीं है दामियार, मुझे आप पर यकीन है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आप पर यकीन नहीं करती? क्योंकि अगर तुम्हें मुझ पर यकीन होता तो तुम वहाँ से भागने की कोशिश नहीं करती। तुम खुद को नुकसान पहुँचा रही थी और साथ ही साथ अम्मारा की ज़िंदगी को भी तुमने ख़तरे में डाल दिया था। इतना खून बहाकर, खुद को तकलीफ़ पहुँचाकर क्या उखाड़ लिया तुमने? हीरो बनने का शौक़ चढ़ा था तुम्हें। जानती हो तुम्हारी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती है मुझसे। इस तरह की हालत में देखकर मुझे लगा जैसे मैं हार गया हूँ। अगर तुम्हारी गलती की वजह से तुम्हें कुछ हो जाता तो बताओ कहाँ से ला कर देती तुम मुझे मेरी बीवी को वापस? वो एक झटके से उसका बाजू पकड़कर उसे अपने करीब खींचता, उसके बालों में हाथ डाले सख्ती से इस्तफसार कर रहा था। दामियार, मैं डर गई थी। मुझे लगा ये ना हो कि आपको इस जगह के बारे में पता ना चल सके और वो लोग मेरे साथ साथ अम्मारा को भी नुकसान पहुंचा दे। मैं नहीं चाहती थी कि आपकी बहन को कुछ भी हो, क्योंकि आपकी गैर मौजूदगी में वो मेरी जिम्मेदारी थी और मेरी गैर मौजूदगी में तुम किसकी जिम्मेदारी थी? इस जिम्मेदारी को निभाते निभाते खुद को मुसीबत में डाल दिया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें जिंदा ज़मीन में गाड़ देता। हाँ इज़ा दामियार शाह, अगर मेरी बीवी को कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारा वो हाल करता कि तुम खुद को आईने में देखते हुए भी कांपती। वो गुस्से से उसके बालों को दबोचे अचानक से बोला था और उसके चेहरे की तरफ झुका। उसकी यह हरकत इतनी बेसाख्ता थी कि इज़ा हैरत से उसे कितनी ही देर तकती रह गई थी। पीछे की तरफ धकेलता बेड पर लेट गया था। अंदाज ऐसा था जब उसे मुंह नहीं लगाएगा, और उसने सचमुच उसे मुंह नहीं लगाया था। दूसरी साइड पर वो सचमुच रूठ गया था। इज़ा हैरत से बेड के दूसरी साइड पर आकर लेट गई थी। ना तो दामियार ने उसे मुखातिब किया था और ना ही उसकी तरफ करवट फेरी थी। वो यूं ही उसे नाराज़गी से मुंह फेरे देख नींद में उतर गई थी। सुबह भी वो नाराज़गी से उठकर उसके करीब से चला गया था। वो गुस्से से उसे घूरती रही। पहले उसने कपड़े निकाले, फिर नहाने घुस गया। 1-1.5 घंटे बाद नहा कर निकला था तो टिप टॉप तैयार होकर बंदा खुदा हाफिज कहे बिना चला गया। मिस्टर दामियार शाह, इतना शदीद नाराज़ होकर आपने अच्छा नहीं किया है। अब मैं आपको मनाऊंगी। वो पक्का इरादा बनाते हुए सोच रही थी।
लेकिन वो ऐसा क्या करे जिससे दामियार मान जाए। ऐसी कोई चीज़ उसे समझ ही नहीं आ रही थी। इज़ा, दामियार शाह, बेवकूफ़, पागल, झल्ली लड़की, चार चार भाभियाँ हैं तेरी, किस लिए रखी हैं? अपने शरीफ मासूम बेचारे भाइयों का दिमाग ख़राब करने के लिए उनसे मशवरा ले। उसने सोचते सोचते साथ ही कानों को हाथ लगाते अपने भाइयों के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल करने पर खुदा से तौबा भी की थी, और फिर जल्दी से फ्रेश होकर भाभियों के पास जाने का इरादा करके उठी थी कि दिमाग बुरी तरह से चकरा कर रह गया। उफ़ अल्लाह, ये सर क्यों घूम रहा है? क्या अकेला दामियार शाह मुझे घुमाने के लिए काफ़ी नहीं है? ठीक कहती थी इबादत कि डॉक्टर से चेक करवा लेना चाहिए। कोई ना, अब करवा लेंगे, वरना ये सर घूम घूम कर मेरा सर घुमा कर रख कर देगा। तुम क्या करना चाहती हो? एक तो शोर को नाराज़ करके बैठी और बेवकूफ़ी की इंतहा देखो। पता भी नहीं है कि तुमने क्या करना है। जोरिश उसे देखते हुए बोल रही थी। भाभी यार, मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है ना उनको मनाने का। वो इतने ज़्यादा कभी नाराज़ हुए ही नहीं मुझसे। वो उदासी से बोल रही थी, जबकि बेड पर तकियों के सहारे बैठी इबादत सिर्फ सुन रही थी उसको। यार, मैंने तो एग्रीमेंट साइन करवाया हुआ है, मेरे हस्बैंड मुझसे नाराज़ हो ही नहीं सकते। शनाया बड़ी मासूमियत से बोली जब उसने अरूश की तरफ देखा। यार, वो मुझसे नाराज़ होते हैं लेकिन खुद ही मान भी जाते हैं, इसलिए मुझे नहीं मनाना आता। अरूश ने भी मासूमियत से कहा था। अरूश की मासूमियत भी नेक्स्ट लेवल की थी। उसने इबादत की तरफ देखा तो उसने गर्दन अकड़ाई थी। हम मनाते नहीं, रूठते हैं। मनाने का काम जर्रान का है। उसकी तो हर अदा ही निराली थी, और ऊपर से जो चेहरे पर हुस्न था उस पर तो हर कोई माशाल्लाह ही करता था। एक भी काम की भाभी नहीं है मेरी। या अल्लाह, एक तो अच्छी भाभी देते, दो इधर मेरे भतीजे को फजूल भाभी कहीं की। वो खुदा से दुआएं मांगती, गुस्से से इबादत की गोद से अपने भतीजे को लेती, उससे प्यार करने लगी, जबकि वो चारों उसे कोई मशवरा देना चाहती थी। जब इज़ा को अपनी तबीयत ख़राब होती महसूस हुई, उसने बेबी को जोरिश की गोद में देते वॉशरूम की तरफ दौड़ लगाई। उसके यूं अचानक जाने पर वो चारों परेशान हुई थी। इज़ा 5 मिनट के बाद वापस आई तो उसने अफसोस से अपनी चारों भाभियों को देखा। कैसी जालिम भाभियां थी उसकी। वो अंदर उल्टियां कर कर के मर रही थी और ये चारों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थी। मान जाएंगे, जोरिश ने कहा। अब तो मानना ही पड़ेगा, इबादत बोली। ज़्यादा टेंशन मत लो, अब वो खुद ही मान जाएंगे, अरूश ने कहा। अरे पहले चेक तो करने दो ना। शनाया ने उनसे अलग ही बात की, जबकि वो हैरत से उन चारों को देख रही थी। आखिर वो किस बारे में बात कर रही थी? आप सच कह रही हैं डॉक्टर? वो हैरत से डॉक्टर की बात सुन रही थी, जो उसे माँ बनने की खुशखबरी सुनाने के बाद अब उसके चेहरे के तासुरात देखते हुए मुस्कुराई। इस तरह का मजाक करके मुझे क्या मिलेगा? उसने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, जबकि जोरिश ने उसे अपने साथ लगाते हुए मुबारकबाद दी थी। हायला, मेरा अपना बेबी होने वाला है। ये क्या हो रहा है हमारे घर? सबके अपने अपने बेबी होने वाले हैं। वो खुशी से सुर्ख चेहरा लिए हाथ। हाँ, इसीलिए तो कह रही थी कि अब दामियार भाई खुद ही मान जाएंगे। चलो अब चलते हैं, बाकियों को भी ये खुशखबरी सुनाते हैं। वो उसे बाहर चलने का कहते हुए उठी थी जब इज़ा उसके साथ ही उठकर बाहर आ गई, जहाँ बारिक परेशान खड़ा था, क्योंकि कमरे में जाने पर इबादत ने उसे बताया था कि इज़ा की तबीयत ख़राब हो गई थी और वो डॉक्टर के पास चेकअप करवाने गई है। क्या हुआ इज़ा को? डॉक्टर ने क्या कहा? तबीयत ख़राब हो गई थी क्या? वो इज़ा को अपने साथ लगाते परेशानी से उससे पूछने लगा, जबकि इज़ा शर्माते हुए कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वो जोरिश को इशारा करती उसके बाजू का हिसार तोड़कर इबादत के कमरे की तरफ चली गई। बारिक को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, जबकि जोरिश मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। मुबारक हो बारिक, सिर्फ बाबा और ताया नहीं बनना आपने, बल्कि आप मामू भी बनने वाले हैं। जोरिश उसको मुस्कुराते हुए खुशखबरी सुनाती उसके लबों पर भी मुस्कुराहट बखेर गई थी। माशाल्लाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। दामियार को पता है इस बारे में? उसने खुश होते हुए पूछा था। नहीं, उनको अभी तक नहीं पता। खुद इज़ा को भी अभी पता चला है, तो अब खुद ही उन्हें बता देगी, उसने कहते हुए सामने से आते जर्रान को देखा था। आप जर्रान भाई को ये खुशखबरी सुनाएं, तब तक मैं इज़ा को थोड़ा तंग करके आती हूँ। वो उसे जर्रान के पास छोड़ती खुद इबादत वाले कमरे की तरफ जा चुकी थी। इबादत को तकरीबन 4-5 दिन अस्पताल में ही रहना था, उसके बाद ही वो घर जा सकती थी। तो जब तक वो अस्पताल में थी उन लोगों के चक्कर लगते ही रहने थे, क्योंकि जरान के बच्चे ने सबकी निगाहें क्योंकि जरान के बच्चे ने सबको अपनी तरफ ऐसा मुतवज्जो किया था, यहाँ तक कि खुद जरान को उसका ही बच्चा देखने को नहीं मिल रहा था। भाई ज़रा इन लेडीज़ को कहें कि मेरी बेगम को ज़रा अकेला छोड़ें, मुझे बात करनी है थोड़ी उससे, वो बारिक के पास आकर बोला। अब तुम अपनी बेगम से घर चल कर ही बात करना, आई समझ में तुम्हें? फिलहाल सेलिब्रिटी स्टार बेबी अंदर है तो तुम्हारा कोई चांस नहीं है।
बाप तुम बन चुके हो, ताया तुम बनने वाले हो, चचा भी तुम बनने वाले हो, लेकिन मुबारक हो तुम मामू भी बनने वाले हो। अल्लाह पाक हमारे घर को खुशियों से भर रहे हैं। वो पुरसकून अंदाज में बोल रहा था, जबकि ज़रान अपनी बहन के लिए बहुत खुश था और अब ये खुशी जल्द से जल्द घर पहुंचाना चाहता था। लेकिन बारिक ने मना कर दिया, क्योंकि वो ये चाहता था कि ये खुशी सब घर वालों को खुद इज़ा और दामियार सुनाए, जिस पर ज़रान ने सिर्फ हाँ में सर हिला दिया था। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। वो उसे चेक कर रहा था जब उसके कान में बेहद कम आवाज़ में बोली थी। डॉक्टर तल्हा ने एक नज़र उसे देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराया और फिर उसी के अंदाज में उसके कान के करीब जाकर झुका था। और तुम मुझे इतनी अच्छी लगी हो पहली ही नज़र में कि मेरा दिल चाहता है कि तुम मेरे साथ फ्लर्ट नहीं कर सकते। वो कुछ कहने ही लगा था कि वो उंगली उठाकर उसे वार्न करने लगी थी। लड़की, तुम में कोई शर्म हया बाकी है या नहीं? खुद से बड़े हर इंसान को तुम करके तुम बात करती हो। तुम्हें अदब व एहतराम नहीं सिखाया गया क्या? वो उसकी तरफ देखते हुए सवाल करने लगा। नहीं, मुझे नहीं सिखाया गया। हाँ, लेकिन मुंह तोड़ना बहुत अच्छे तरीके से सिखाया गया है। उसने अपना नाजुक सा मुक्का उसे दिखाया तो डॉक्टर तल्हा ने मुंह बनाकर जैसे अप्रिशिएट किया था। ओफ, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मैं तो डर गया। मुझे इतना डर लग रहा है, मेरा दिल काम कर बस सीने से बाहर आने को है। वो मजाक उड़ाते बोला तो वो चेहरा बनाकर मुंह फेर गई थी अपना। जबकि उसकी नाराज़गी को समझते वो फिर से उससे बात करने की कोशिश करने लगा। अच्छा चलो तुम बताओ, तुम्हें किस टाइप के लड़के पसंद है? उसके बाजू में सुरिंज लगाते वो उससे बात करने लगा। मोटे मोटे, जिसकी तोंद यहाँ तक निकली हुई हो। वो एक नज़र उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, जबकि डॉक्टर तल्हा को उसकी ये पसंद बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। मैं तुमसे क्यों पूछ रहा हूँ? रिश्ता तो मुझे डायरेक्ट दामियार शाह को भेजना चाहिए। यकीनन उसे तो मोटे मोटे और तोंद निकले हुए लोग पसंद नहीं होंगे। वो जैसे उससे पूछ कर ही पछताया था, जबकि वो हैरत से उसे देखने लगी। क्या मतलब है तुम्हारी इस बकवास का? वो गुस्से से उसे घूरते हुए बोली थी। ज़्यादा मासूम बच्ची बनने की ज़रूरत नहीं है डार्लिंग। 18 साल कोई छोटी उम्र नहीं है। मैं पढ़ चुका हूँ तुम्हारा। अगले 2 साल में शादी करने का मूड बना चुका हूँ मैं तुम्हारे साथ, और इस चीज़ को लेकर मैं बहुत सीरियस हूँ। मेरी अम्मी को भी अब बहू की ज़रूरत है, बल्कि वो तो मेरे लिए अच्छे अच्छे रिश्ते भी ढूंढ रही हैं, लेकिन अभी तक मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आई जिससे मैं शादी करूँ या जिसके साथ घर बसाने का इरादा बनाऊँ। लेकिन तुम्हारी रिपोर्ट पढ़कर ही मैंने फ़ैसला कर लिया था और अब मैं इस फैसले पर अमल करना चाहता हूँ। मैं एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जो मेरी हर प्रॉब्लम को समझ सके, मेरी तकलीफ़ को समझे, और तुम्हारे अलावा मेरी तकलीफ़ को कोई भी नहीं समझ सकेगा। देखो अम्मारा, मैं घुमा फिरा कर बात करना नहीं चाहता। आने वाले 3-4 साल तक मुसलसल तुम्हारा इलाज चलेगा और इंशाल्लाह यह इलाज कामयाब भी होगा। इसके बाद मैं तुम्हारे भाई से फ़ीस की सूरत में तुम्हें मांगना चाहता हूँ। देखो, मुझसे शादी करने के तुम्हें बहुत से फ़ायदे हैं। मुफ्त का डॉक्टर मिल जाएगा जो तुम्हारी बीमारी को जड़ से मिटाने में तुम्हारी मदद भी करेगा। हम दोनों एक जैसे हैं, और यकीन करो, एक जैसे लोग एक दूसरे के लिए परफेक्ट होते हैं। एक दफ़ा अपने दिमाग को पुरसकून रखकर इस चीज़ के बारे में ज़रूर सोचना। मेरे अलावा कोई तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता, और दूसरी बात, तुम्हारे भाई के सामने मैं मुकर जाऊंगा। ये दिमाग को पुरसकून रखकर मैं सोचूंगी या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन अपने भाई से तुम्हारा मुंह ज़रूर तोड़वाऊंगी। वो बेहद गुस्से से उसे घूरते हुए बोली तो वो दिलकशी से मुस्कुराया। मेरे अलावा कोई और तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता। दूसरी बात, तुम्हारे भाई के सामने मैं मुकर जाऊंगा। वो उसे देखते हुए बोला। बज़ाहिर इतना सीरियस प्रोफेशन संभालते हुए वो एक बहुत शरारती सा लड़का था जो उसे तंग करना चाहता था। वो जानती थी वो मजाक कर रहा है या शायद उसके साथ टाइम पास कर रहा है। इतना काबिल डॉक्टर, जिसके लिए कोई भी लड़की शादी के लिए तैयार हो जाती, वो उससे इस तरह से बात क्यों कर रहा था? वो क्यों एक बीमार लड़की को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहेगा? वो उसकी तरफ से निगाहें फेर कर बच्चों की तरफ मुतवज्जो हुई तो तला भी मजीद उसके करीब ना बैठते हुए उठकर वहाँ से चला गया था। जबकि उसके बाहर जाने के बाद उसने एक नज़र दरवाजे की तरफ देखा और फिर एक दफ़ा फिर से अपना ध्यान कहीं और लगाने की कोशिश की थी। उसके पास रिपोर्ट्स थी। जबकि घर आते ही वो कमरे में आ गई थी। उसने जीनत बीबी को कमरे में बुलाते हुए उससे कहा था कि उसे बहुत सारे फूल चाहिए, और वो दामियार के लिए केक भी तैयार करवा रही थी। उसके चेहरे की खुशी को देखते जीनत बीबी हर वो काम कर रही थी जिसका वो उसे हुक्म दे रही थी। जीनत बीबी ने कुछ नहीं पूछा था उससे कि वो इतना खुश क्यों है। बस वो दामियार के लिए कुछ स्पेशल करना चाहती थी, और वो उसकी मदद करने के लिए उसकी हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। दामियार के लिए जीनत बीबी ने एक बहुत अच्छा सा केक तैयार किया था जिस पर क्या लिखना था यह भी ईज़ा ने बताना था, लेकिन फ़िलहाल वो दामियार के कमरे को बहुत खूबसूरती से सजा रहे थे।
थोड़ी देर में वो उस कमरे को दुल्हन की तरह सजा चुकी थी। कमरा बेहद हसीन लग रहा था। उसने कैंडल लाइट डिनर का इंतज़ाम भी कमरे के अंदर ही किया था। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था। दामियार पहली दफ़ा उससे नाराज़ हुआ था और वो उसे बहुत अच्छे तरीके से मनाना चाहती थी, और वो भी इस खुशखबरी के साथ। वो तो सोच सोच कर ही खुश हो रही थी कि जब दामियार को पता चलेगा कि वो बाप बनने वाला है, तब उसकी खुशी की इंतहा क्या होगी। वो उसके चेहरे की उस खुशी को अपनी आंखों से देखना चाहती थी। वो उसे औलाद की खुशखबरी सुनाना चाहती थी। उसने ज़र्रान के बच्चे को बहुत मोहब्बत से छुआ था। न जाने अपने बच्चे के लिए वो किस तरह के जज्बात रखता होगा। इज़ा सब कुछ जानना चाहती थी। शाम को वो घर वापस आया तो काफ़ी थका हुआ था। इज़ा नीचे कहीं नहीं थी। सुबह वो मुबशिर को कहकर गया था कि वो इज़ा को इबादत से मिलने के लिए अस्पताल ले जाए, और जब वो घर से निकला तब उसने उसे मैसेज करके बताया था, और वैसा ही एक मैसेज उसे शाम को भी रिसीव हुआ कि इज़ा वापस घर आ चुकी है। तो अगर वो घर वापस आ गई थी तो रोज़ की तरह नीचे उसका इंतज़ार करने की बजाय ऊपर कमरे में क्या कर रही थी। कहीं उसे मनाने की बजाय वो उल्टा उसे रूठ तो नहीं गई थी। अगर रूठ भी गई थी तो इस दफ़ा उसे मनाने का वो कोई इरादा नहीं रखता था। वो पहली दफ़ा उससे नाराज़ हुआ था, और वो भी इस तरह बिना किसी वजह के नहीं, बल्कि उसने खुद को तकलीफ़ पहुंचाई थी। उसके बाजू पर इतनी शदीद चोट लगी थी उसकी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। इस बात पर बिना उसे एहसास दिलाए वो इस बात को छोड़ नहीं सकता था, और ना ही आगे कभी इस तरह की बेवकूफ़ियाँ वो सरअंजाम देने की इजाज़त दे सकता था। वो अपनी इज़ा को किसी तकलीफ़ में नहीं देख सकता था। इसीलिए वो इस मामले को इतनी आसानी से रफ़ा दफ़ा करने वाला नहीं था। वो वहाँ सोफ़े पर नीचे ही बैठ गया जब ज़ीनत बीबी उसके पास आई। ज़ीनत बीबी, खाना लगा दीजिए और जाकर ऊपर से इज़ा को भी बुला लीजिए। उसने खाना खाया या नहीं? उसने ज़ीनत बीबी को देखते हुए सवाल किया था। नहीं साहब जी, आप ऊपर जाएँ ना, मेरा मतलब है आप फ्रेश होकर आ जाएँ, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। और इज़ा बीबी ने खाना नहीं खाया, आप उन्हें भी नीचे ले आइएगा। ज़ीनत बीबी उसे नहीं बताना चाहती थी कि कमरे में उसके लिए क्या सरप्राइज़ तैयार है, इसलिए घुमा फिरा कर बात कर रही थी। लेकिन दामियार ऊपर जाकर खुद से इज़ा को खाना खाने के लिए नहीं कहने वाला था। वो उसे मज़ीद नहीं फैलने दे सकता था। वो चाहता था कि वो अपनी गलती से ही खुद कुछ सीखे। वो छोटी बच्ची नहीं है, जब उसे खाना होगा खा लेगी, आप खाना लगाइए। वो सख्ती से कहता सोफ़े की पुश से टेक लगाता आंखें मूंद गया। अरे नहीं साहब जी, मैं तो बस ये कह रही थी कि आप फ्रेश हो जाएं। जब उन्हें खाना होगा वो खा लेंगी, आप जब तक आते हैं तब तक मैं खाना लगा लूँगी। वो फिर से बोली तो अब की दफ़ा दामियार ने बिना कुछ कहे उठकर ऊपर की जानिब राह ली थी। वैसे भी वो अपनी और इज़ा के बीच की कोई भी बात मुलाज़मों की नज़र में नहीं आने देना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उन दोनों की ज़ात मुलाज़मों के लिए मौज़ूए गुफ्तगू बने। उसने कमरे में कदम रखा तो उसे फूलों की बेहद मीठी सी खुशबू महसूस हुई थी। कमरे में सिवाय खुशबू के और कुछ नहीं था। इतना अंधेरा क्यों था कमरे में वो समझ नहीं पाया था। उसने स्विच बोर्ड की तरफ हाथ बढ़ाए ही थे कि एक लम्हे में सारी लाइट्स ऑन हो गई थी। जबकि कमरे पर नज़र दौड़ाते हुए वो हैरान रह गया था। ज़मीन पर हर तरफ फूल ही फूल बिखरे हुए थे। वो हैरत से पूरे कमरे पर नज़र दौड़ाने लगा। सुर्ख गुलाबों से कमरे को सजाया गया था। सिर्फ कमरे को ही नहीं, सामने की तरफ बड़ा सा टेबल जिस पर पूरी तरह से फूल बखेरे गए थे। यहाँ तक कि टेबल की सतह नज़र ही नहीं आ रही थी। सामने केक रखा हुआ था और उस पर कुछ लिखा हुआ था, जबकि साथ में कुछ कागजात पड़े थे। इन कागजात का भला मेज़ पर क्या काम था? वो हैरत से सोचते हुए उस टेबल की तरफ कदम बढ़ाने लगा था। अब आहिस्ता आहिस्ता कदम आगे की तरफ बढ़ाने पर उसे एहसास हुआ कि उस चॉकलेट केक पर कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा हुआ था और उसके नीचे कुछ और भी था। वो हैरत से उस तहरीर को पढ़ रहा था। कॉन्ग्रेचुलेशंस बाबा, आई एम कमिंग। वो इस तहरीर को समझ नहीं पाया जब उसकी नज़र फाइल की तरफ गई थी जिसके ऊपर इज़ा का नाम लिखा था। वो फाइल उठाकर पढ़ने लगा जब अचानक उसे पीछे से खुद पर गिरफ्त महसूस हुई। वो उसके दोनों साइड से अपना हाथ निकालते हुए अपना सर उसकी पीठ पर रखते उसके सीने के साथ अपने हाथों को बांध गई थी, जबकि वो बेयकीनी से उस फाइल को पढ़ रहा था। वो इज़ा की प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स थी जहाँ पर साफ लफ्ज़ों में पॉजिटिव लिखा हुआ था। इज़ा माँ बनने वाली थी और दामियार बाप बनने वाला था। वो इस एहसास को समझ ही नहीं पा रहा था। हाँ, वो नहीं समझ पा रहा था कि वो किस तरह रिएक्ट करे। उसने हैरत से मुड़कर इज़ा की तरफ देखा जो उसके चेहरे को देखने की बजाय सर उसके सीने की सर उसके सीने पर रख चुकी थी। मुबारक हो दामियार, आप बाबा बनने वाले हैं। हमारे घर में भी एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है जो हमारे रिश्ते को और मजबूत कर देगा, हमें एक दूसरे के और करीब कर देगा। हमारा बच्चा, मेरा और आपका बेबी,
I'm प्रेग्नेंट दामियार। वो एक दफ़ा फिर से उसके सीने में मुंह छुपाते हुए बोल रही थी, जबकि दामियार की आंखों में अब तक बेयकीनी थी, जैसे वो उसके लफ्ज़ों पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि उसका खुदा उस पर इतना भी मेहरबान हो सकता था। इतना मेहरबान हो गया था उसका खुदा कि उसे खुशियों से नवाजता चला जा रहा था। इज़ा, मैं बाबा। उसके पास अल्फाज नहीं थे अपनी खुशी बयान करने के लिए। वो इज़ा के गिर्द अपनी बाहों का हिसार मजबूत करता उसे खुद में भींच गया, जबकि इज़ा खुद को उसके सीने में छुपाए उसकी धड़कनों पर लब रखती, उसकी तेज़ चलती धड़कनों पर अपना हाथ रख चुकी थी।